ठीक है भाई। तो कल हमने चैप्टर पढ़ा था नाम वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें वर्क की डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा था बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आउटपुट देगा, एक स्केलर क्वांटिटी का आउटपुट देगा। वर्क इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और डायमेंशंस ml/t-2। ठीक है, डायरेक्टली नीट में भी पूछा गया है, बताया भी था मैंने। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, एस कॉस थीटा भी कर सकते हो और एफ कॉस थीटा इंटू एस भी कर सकते हो। इसका क्या मतलब बनेगा, फोर्स का कंपोनेंट जो वेलोसिटी की इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कौन से पॉइंट का चेक करते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। सही है, बिल्कुल क्लियर है। किया भी था, देखो इस वाले केस में क्या हुआ था, इधर की डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, देखो ऐसे फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है। तो बोलो एफ का एक कंपोनेंट ले लिया, कौन, एफ कॉस थीटा, है ना, एफ, ये एफ कॉस थीटा इंटू एस। सही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट या फिर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। ठीक है, हमने अगले वाले पार्ट में क्या किया था, देखो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका एक कंपोनेंट हमने ले लिया है फोर्स की डायरेक्शन में। सही है, वो क्या आएगा, एस कॉस थीटा। तो नेट वर्क क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा के बराबर आना चाहिए। सही है ना, ये कर लिया है हमने बहुत अच्छे से, इसको रिवाइज कर लिया आप लोगों ने, दोबारा पढ़ लेना, फिर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, अच्छा बोलो, अगर कोई क्वांटिटी है एक्स, तो उसके छोटे से चेंज को क्या बोलते हैं, डीएक्स बोलते हैं। अगर एक क्वांटिटी है वर्क, तो बोलो उसमें छोटी सी क्वांटिटी अगर मैं लेना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा उसको, डी डब्ल्यू लिखूंगा। सही है, ये वर्क, ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। सही है, अगर एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो डीएस मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो बोलिए जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स एफ लगने से डीएस डिस्प्लेस हो जाता है, एफ फोर्स लगने से डीएस डिस्प्लेस हो जाता है, तो बताइए छोटा सा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, एफ डॉट डीएस। अब छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी करने का क्या तरीका है, इंटीग्रेट करना। तो बोलो छोटी क्वांटिटी को इंटीग्रेट किया, क्या आया, डब्ल्यू, यानी कि बड़ी क्वांटिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। ये क्या है, सदाबहार फॉर्मूला है, ये हमेशा लगेगा। फोर्स कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सही है, बोलो क्या, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वर्क डन इज इक्वल टू, फिर से बोलो, वर्क डन इज इक्वल टू, सही है, कर लिया था ये। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लग रही है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। भाई दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में है, तो बोलो वर्क क्या हुआ, उस फोर्स का वर्क हो गया पॉजिटिव। मैंने फोर्स लगाया इधर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया इधर, तो क्या होगा, वर्क डन इज नेगेटिव। मैंने फोर्स लगाया ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे, तो बताओ वर्क डन इज जीरो, है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। और अभी पढ़ा था क्या, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो बोलो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत है इसमें, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया मैंने, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया मैंने, फोर्स कहां लगाया, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ, ऊपर, तो बोलो वर्क डन इज पॉजिटिव। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो mg ने फोर्स लगाया नीचे, mg कहां लगता है भाई, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। और अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। सही है, बेसिक आइडिया लग गया आपको। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत है इसमें। चले आगे, ठीक है, ये यही बात लिखी हुई है। ठीक है ना, बोलो ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो बोलो वर्क डन क्या आएगा, mgh। ठीक है ना, कैसा, माइनस mgh, क्योंकि mg लग रहा नीचे और फोर्स डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत है इसमें,
सही है, ये एग्जैक्ट ये एग्जांपल्स हमने किए थे। बोलो यहां पे, बोलो ये फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 7 न्यूटन। तो बोलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आ गया हमारे पास। सही है, यहां देखो ये 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 37 डिग्री के एंगल पे लग रही है। तो बोलो फोर्स का वो कंपोनेंट ले लिया मैंने जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। बोलो फोर्स ऐसे लग रही है ना, तो मैं कह सकता हूं फोर्स का एक हिस्सा तो इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचेगा, एक हिस्सा इधर खींचेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट किधर हुई है, इधर। तो बोलो हम कौन सा हिस्सा लेंगे, इधर वाला हिस्सा लेंगे। बोलो ये 10 है, तो जो ये एंगल थीटा है, तो बोलो इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है 10 cos थीटा, और ये वाला क्या होता है 10 sin। सही है ना, बेसिक चीज है ये तो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। बोलो ये 9 न्यूटन है, इधर कितना कंपोनेंट आएगा 9 cos थीटा। सही है, सब हो जाएगा। ये यहाँ पे फोर्स कितनी है ये क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं। हाँ ये देखो वर्क डन बाय 10 न्यूटन कितना होगा, देखो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऊपर, और ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया 6 मीटर। तो बोलो फोर्स कितना 10, डिस्प्लेसमेंट कितना 6, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। तो बोलिए यहाँ पे वर्क डन बाय 10 न्यूटन क्या आने वाला है, फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट 6, वर्क डन इज -60, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा, बोलो ये ऑब्जेक्ट नीचे आया है, mg कहां लगा है, नीचे। भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना। तो बोलो ग्रेविटी लगी इस पे नीचे, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया नीचे। बोलो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, सेम डायरेक्शन है या नहीं है, यानी कि इसका वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, है ना। 16 kg का ब्लॉक है, एक पाइप से गिरा है 2 मीटर, तो कितना वर्क डन आएगा। बोलो mg लगा नीचे, कितना m कितना है 16, g कितना है 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो 16 इंटू 10 इंटू 2 कितना आ गया 320। सही है, यहां देखते हैं यहां क्या हुआ है भाई, देखो अरे यहां देखिए एक ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ था, ठीक है, और वो बाद में यहां पहुंच गया। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। बोलिए पूछा गया है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो ग्रेविटी mg ऐसे लगेगा, यस और नो। प्लैंक वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इधर क्या लगेगा बोलो mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा, है ना, बेसिक बात है बिल्कुल। तो बोलो इधर लगा mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है भाई, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है ना, कितना 10 मीटर। तो बोलो फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर। वर्क डन पहली बात तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। बोलो फोर्स कितना है mg sin 37, है ना। फोर्स W इज इक्वल टू, बोलो क्या था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो फोर्स कितनी है इधर mg sin 37 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। सही है, बोलो m कितना था 2, g कितना है 10, sin 37 3/5, और ये 10, आंसर आ जाएगा। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 40 120 आ गया। प्लस या माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया है और फोर्स लगा है नीचे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होती है तो वर्क डन कैसा होता है भाई, ठीक है। अब आपको फ्रिक्शन वाला एक आधा कंसेप्ट याद है, फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट याद है एक आधा, अभी अभी रिसेंटली तो किया है भाई, अभी भी याद होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको बताता हूं। ठीक है, यहां क्या हो रहा है देखिए, 3 kg का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, समझ रहे हो ना। एक ब्लॉक है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो सरफेस है नीचे वाला, ये क्या है स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और ये जो सरफेस है इन ब्लॉक्स के बीच वाला, ये जो सरफेस है ये कैसा है रफ सरफेस है, जिसका म्यू कितना है भाई 0.5। सही है, क्लियर है बात। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या भाई, ए फोर्स 20 न्यूटन एक्ट ऑन द लोअर ब्लॉक, क्या हो रहा है 20 न्यूटन फोर्स लगी, किस पर लगी, नीचे वाले ब्लॉक पर लगी। किस पे लगी भाई, नीचे वाले ब्लॉक पे लगी। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन
ऑन द 2 kg ब्लॉक। ऑब्वियसली जब मैंने नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारा तो ऊपर वाला ब्लॉक भी साथ साथ चल सकता है, यस और नो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मेरे पास ये 2 ब्लॉक हैं, ठीक है, ठीक है, ये फ्लोर पे रखे हुए, मैंने जब नीचे वाले को धक्का मारा तो बोलो ऊपर वाला भी साथ साथ चल रहा है ना, है ना। ये ऊपर वाला क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो नीचे वाला तो फिसल जाता और ये नीचे गिर जाता, सही है। तो बोलो ये ऊपर वाला क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और 2 ब्लॉक वाला केस आता है, जब भी 2 ब्लॉक वाला केस आता है हम क्या मानते हैं पहले कि लेट द सिस्टम मूव टुगेदर, सिस्टम एक साथ चलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? लेट द सिस्टम मूव्स टुगेदर, ठीक है, एक साथ चलते हुए नजर आ रहा है हमको अभी के लिए, ठीक है। बोलो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 5 kg, टोटल फोर्स 20 न्यूटन। तो बोलो नेट फोर्स F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। 20 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना? 5, एक्सेलरेशन A। तो बोलिए A की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वैल्यू आ गई, है ना। यानी कि दोनों ब्लॉक हमने माना है कि कितने एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, बोलो A इज इक्वल टू 4, इसका भी एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करता हूं, सही है। बोलिए ये ब्लॉक आगे जा रहा था, किसकी वजह से? तो ऑब्वियसली इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? आगे। नीचे वाले पे फ्रिक्शन की फोर्स हो गई पीछे। तो फिलहाल हमको किसको स्टडी करना है? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को। तो मैं ऊपर वाले के बारे में बात करता हूं। ये मेरा ऊपर वाला ब्लॉक हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने। 2 kg, 2 kg इज द मास। बोलो फ्रिक्शन लग रहा है आगे F, सही है। बोलो एक्सेलरेशन इसका कितना है? 4, है ना। इसका मास है M 2 kg, इसका एक्सेलरेशन है A 4। बोलो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास कितना इसका? 2, एक्सेलरेशन है 4, तो बोलो फोर्स कितनी चाहिए? 8 न्यूटन फोर्स चाहिए इसको। और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन चाहिए इसको फोर्स से चलाने के लिए, यस और नो। अब मैं कह रहा हूं Fs मैक्स निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन एक्चुअली मैक्सिमम कितना लग सकता है। तो देखिए Fs मैक्स इज इक्वल टू क्या था? म्यू इंटू एन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg के बराबर, है ना भाई। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, दोनों फोर्सेस क्या है? बैलेंस। तो बोलिए n इज इक्वल टू mg, क्या आएगा? म्यू इंटू mg, सही है। बोलो म्यू कितना है? 0.5, m कितना है? 2, g कितना है? 10, 20 इंटू 0.5 कितना आया? है ना 10 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन का मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है। हमें चाहिए कितना? 8 न्यूटन। तो बोलो एक्चुअली कितना लगेगा? 8 न्यूटन लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करता तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये उतना ही लगता है जितने की जरूरत है, उतना ही लगता है ना। बोलो भाई, तो यहां पे कितने की जरूरत थी? कितने की थी भाई? 8 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगेगा? 8 न्यूटन। यानी कि अब मुझे इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता चल गया है। फोर्स कितना आया मेरे पास? F इज इक्वल टू 8 न्यूटन मेरे पास फोर्स आ गया है। अब पूछा गया है कितनी देर में? T इक्वल टू 5 सेकेंड्स में इस पे लगने वाला, सॉरी इसका जो वर्क डन है वो निकालना है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द 2 kg ब्लॉक इन कितनी देर भाई? इन 5 सेकेंड्स, यस और नो। ठीक है। अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था? नहीं था, तो मानना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि दे नहीं रखा। तो बोलो इस ऑब्जेक्ट के लिए, ऊपर वाले के लिए U क्या है? इसका एक्सेलरेशन कितना है? सही है। अच्छा, और क्या जानना चाहते हैं हम? T दे रखा है कितना? 5। हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई। वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे पास फोर्स तो अवेलेबल है 8 न्यूटन, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? S इज इक्वल टू, सही है ना, ये 0 हो गया। बोलो कितना आएगा? S इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन 4 टाइम 5 का स्क्वायर। तो बोलो ये कितना आ जाएगा? 50 मीटर आ गया, यस और नो भाई। ये 2 और ये 25 दो नहीं 50। तो बोलो S की वैल्यू आ गई 50 मीटर। S पता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पता है 50 मीटर, फोर्स पता है 8 न्यूटन। वर्क निकालने के लिए कुछ और निकालूं क्या?
वर्क के लिए क्या चाहिए प्रियांशी? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरे पास फोर्स अवेलेबल है फ्रिक्शन की? क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? वर्क। तो बोलिए वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है, बिल्कुल क्लियर है, पक्का? आगे चले, ठीक। 400 जूल आ जाना चाहिए वैसे तो। क्या हुआ? टू के जी ब्लॉक पे पूछा था ना, 3 kg पे 64 आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लोगे ना, 400 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब रिपीट करूं क्या? पक्का? ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, नो डाउट, जेईई मेन लेवल का है। अगला क्वेश्चन है भाई, तो यहां पे क्या हो रहा है? फोर्स लग रही है 30 न्यूटन। कितनी भाई? 30 न्यूटन फोर्स लग रही है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में हमको बताना है कि कितना वर्क हुआ होगा। आप सोचेंगे कि ये 30, ये 30 cos 37 है ना, इधर फोर्स, इधर का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वर्क डन आ जाएगा। आप गलत सोच रहे हैं। अरे भाई, ये जो फोर्स एफ है 30 न्यूटन है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, आएगा ना? कितना आएगा बोलो? एफ साइन 37 है ना, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आया भाई? एफ साइन 37 डिग्री। बोलो एफ कितना है? 30 साइन 37, तो बोलो ये कितना हुआ? 18 न्यूटन हो गया। सही है। बोलो mg कितना है? 1 इंटू 10 यानी कि 10 न्यूटन हो गया। mg हो गया, मैंने निकाला 10 न्यूटन। बोलो क्या ये फोर्स 18 न्यूटन इस 10 न्यूटन से ज्यादा है? क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाएगा? है ना, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब इधर चलेगा और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, ये इधर भी चलेगा। तो बोलो नेट जो ये मूवमेंट होगी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यस और नो? सही है। हमको क्या करना है? हमको दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। हमसे पूछा क्या गया है? फोर्स का वर्क डन, कैपिटल एफ ने वर्क किया है ना, सही है, निकाल सकते हैं। कैसे? इधर का फोर्स कितना आया? 24 न्यूटन। एफ cos 37 24 न्यूटन आ गया इधर का। बोलो 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 24 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक्सेलरेशन कितना होगा? A इज इक्वल टू, बोलो F बाय M, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ से। M कितना है? 1, F कितना है? 24, तो बोलो A की वैल्यू कितनी आ गई? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर की तरफ एक्सेलरेशन मालूम चल गया मेरे को, इधर की तरफ एक्सेलरेशन और निकाल लेगा। बोलो इधर ऊपर वाली फोर्स 18, नीचे वाली 10, नेट कितनी? 8। कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। तो बोलो ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर जाएगा कितने? 8 न्यूटन नेट से। मास कितना है? बोलो F इज इक्वल टू ma, है ना, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो y की फोर्स, y का एक्सेलरेशन, बोलिए F कितनी है? 8, मास है 1, एक्सेलरेशन a कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलो यहां पे एक्सेलरेशन कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग से स्टडी कर लेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग से स्टडी करेंगे। सही है। देखिए ये ऑब्जेक्ट कर सकते हो आप, ऐसे करने की जरूरत है क्या मुझे? इधर की फोर्स पता है, इधर का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 सेकंड का। कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू प्लस हाफ a t स्क्वायर। सही है ना। u 0 था, 1/2, एक्सेलरेशन 24 है, टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर, तो s की वैल्यू आ गई। इधर भी s आ जाएगा, आ गया, इधर का निकालो। ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो।
नेट डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर वहां से आंसर निकाल, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लोगे पक्का। चले आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, है ना। क्या किया था, जब एक ब्लॉक के सहारे एक ब्लॉक लग रहा है, पीछे वाले को धक्का मार रहा हूं, तो आगे वाला ब्लॉक भी चलेगा, यस और नो। तो बोलो आगे वाले पे कौन फोर्स लगा रहा है, पीछे वाला ब्लॉक। जो कांटेक्ट फोर्स है यहां पे वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन ने इस ब्लॉक को आगे धकाया है ना, तो इस पे किसने वर्क किया है, नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क किया है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड वर्क डन बाय 13 न्यूटन फोर्स इन 6 सेकेंड्स ऑन 2 kg ब्लॉक। क्या बोला, ये जो 13 न्यूटन फोर्स है, इसने 2 kg वाले पे कितना वर्क किया है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल है। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं, ये देखो, ये दोनों ब्लॉक टोटल मास 5 किलोग्राम, टोटल फोर्स, तो बोलिए F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू ए। बोलो 13 न्यूटन फोर्स है, मास है 5, तो A आ गया हमारे पास, A इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, यस और नो। ठीक है, एक्सेलरेशन आ भी गया था इधर 13/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, u 0 है। कितनी देर में वर्क डन निकालना है, 6 सेकेंड्स। तो बोलिए टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट निकालें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलिए u क्या है 0, s इज इक्वल टू 1/2, a कितना है 13/5, टाइम का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, हो जाएगा। सही है ना, ठीक है। ठीक है, अगर यहां पे आपसे पूछा होता कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन बताओ, तो यहां पे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकालते, है ना। वैसे भी दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। बोलो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया था अभी अभी, 13/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है। इसका मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो ऑब्वियसली इस पे लगने वाला ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, एन भी पता है, एन मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास है ना। एन की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो मास 2, एक्सेलरेशन 13/5, तो फोर्स आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। सही है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन आ जाएगा। सही है, ये नॉर्मल रिएक्शन इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। कर लोगे पक्का ना, ठीक है। अरे ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है यहां पे। 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.5। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय 4 न्यूटन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इन 2.5 सेकेंड्स। कितनी देर में भाई, टाइम दे दिया है ना। इस पे 2 kg ब्लॉक पे किसका फोर्स, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो उसका वर्क डन बताना है। ठीक है, ये बताओ कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है, इस पे आगे की तरफ तो लग गया कितना, 4 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, ये आगे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, पीछे। सही है, बोलो एफएस मैक्स निकाल लेते हैं। एफएस मैक्स इज इक्वल टू, बोलो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है इधर, एन इज इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया कितना 20, तो बोलो 0.5 इंटू 20 कितना आ गया 10 न्यूटन। यानी कि ये फ्रिक्शन जो है ये 10 न्यूटन फोर्स लगा सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर यहां पे 4 न्यूटन फोर्स लग रही है, क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्योंकि फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक रोक सकता है इसको, है ना। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को धीरे से खींचा, नहीं चलेगा, थोड़ा और तेज खींचा, नहीं चलेगा, थोड़ा और खींचा, नहीं चलेगा।
है ना, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो चल पड़ेगा, है ना। तो बोलो कब तक नहीं चलेगा, जब तक हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाते। पढ़ भी चुके हैं हम ये, है ना, बिल्कुल क्लियर है ये चीजें। तो बोलो ये ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन क्या है? सही है, तो दिक्कत, ठीक है, वर्क डन के आगे देखो जीरो। ठीक है, ये थोड़ा और पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है। देखो पुराने क्वेश्चंस में से ही नई चीजें निकलती रहती हैं, अच्छे से आना चाहिए पिछला भी, इसलिए ठीक है। अब वर्क समझ में आएगा तो और आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा आगे, तो अगर आपको वर्क ही नहीं पता, वर्क निकालना ही नहीं आता, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में वो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, खासकर जेई एडवांस, ठीक है। जेई मेन, जेई एडवांस जो है ना, और आगे के बहुत सारे कंसेप्ट्स भी हैं जो सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम से एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको, ओके, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 6 kg का ब्लॉक है, 7 kg का ब्लॉक है, 13 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है। ये जो दो ब्लॉक है 6 kg और 7 kg, इनके बीच में एक धागा बंधा हुआ है ना। 13 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है 7 kg वाले पे, 6 kg 7 kg, सरफेस इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg ब्लॉक एंड 7 kg ब्लॉक। टेंशन लगेगी ऑब्वियसली, जब देखो इसको आगे खींच के लेके जाया जाएगा तो ये रस्सी बिल्कुल टाइट हो जाएगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, मैं इसको खींच रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, रस्सी टाइट हो गई तो ये कहां चलेगा, उसके साथ साथ चलेगा ना, तो ये भी आगे चलेगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन कहां लग रहा है, आगे, इस पे कहां लग रहा होगा, क्यों भाई, क्योंकि जो रस्सी में खिंचाव है वो अपनी खुद की तरफ खींचता है चीजों को, है ना। तो बोलो इस रस्सी का खिंचाव इस ऑब्जेक्ट को तो अपनी तरफ इधर खींचेगा और इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ इधर खींचेगा, सही है। हमको क्या करना है, टेंशन का वर्क डन निकालना है, मतलब पहले टेंशन निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकालो, सही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली जब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं 13 न्यूटन से, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ये तो पक्की बात है, बराबर चलेंगे ना। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को ही सिस्टम मान लिया मैंने। बोलिए टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 13 kg, व्हाट इज द नेट फोर्स, 13 न्यूटन, यस और नो। बोलिए नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 13 न्यूटन इज इक्वल टू मास टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यस और नो। बोलिए टोटल मास कितना है 13, तो बोलिए 13 इज इक्वल टू 13 इंटू एक्सेलरेशन ए की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे और कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे भाई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलेंगे, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं। बोलिए 6 kg वाले को मैंने यहां बनाया, ये 6 kg है। बोलिए आगे क्या लग रहा है, इस पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन लग रहा है ना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक को देख रहा हूं, इसको और कोई खींचने वाला है कि टेंशन के अलावा, ये रस्सी खींच रही है, रस्सी की टेंशन है टी, टी मतलब फोर्स है ना। तो बोलो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स टी, इसका मास, इसका एक्सेलरेशन, है ना। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा रहा हूं मैं, न्यूटन सेकंड लॉ। बताइए टी की वैल्यू कितनी आई, 6 न्यूटन आ गई। अरे मुझे एक टेंशन की वैल्यू मिल गई है, टेंशन की वैल्यू मिल गई। अच्छा अब मुझे क्या करना था, क्वेश्चन में वर्क डन बाय टेंशन, है ना। पहले तो 6 kg वाले पे और फिर 7 kg वाले पे। बताइए एक्सेलरेशन कितना है पूरे सिस्टम का, इसका एक्सेलरेशन भी कितना है, एक्सेलरेशन मालूम है, u मालूम है, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, 2 सेकेंड में, ठीक है। टाइम पता है 2 सेकेंड्स, u पता है, a पता है, t पता है, s निकालना है। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। बोलिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 तो ये 0, s की वैल्यू बताइए 1/2, एक्सेलरेशन 1, टाइम 2 का स्क्वायर। बोलो 2 से 1 2 कट जाएगा, ये कितना आया 2 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है, इसका भी इतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 2, इस पे लगने वाला फोर्स 6,
तो बोलिए WT 6 kg वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg ब्लॉक इज इक्वल टू, ये मैंने अपनी तरफ से नाम रखा हुआ है, ठीक है ना। आप तो चाहो नाम रखो, टेंशन का नाम तो अपनी चाची के नाम पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बोलो WT6 वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg। बोलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 6, डिस्प्लेसमेंट है 2, बोले कितना आ गया, सॉरी 12 जूल, सॉरी 12 जूल वर्क डन है ना, तो जूल में आएगा आंसर। अच्छा मेरे को एक बात तो, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि टेंशन इधर खींच रही है इसको और ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली इधर ही जा रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन ऑन 7 kg ब्लॉक। ये 2 मीटर चला है, तो ये भी कितना चला था 2, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, रस्सी से बंधे हुए भाई। तो बोलिए इसका डिस्प्लेसमेंट, इस पे लगने वाला टेंशन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन होता क्या है बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 6, डिस्प्लेसमेंट है 2, लेकिन साइन नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा -12। सही है, यहां जितना पॉजिटिव वर्क किया इस पे उतना ही नेगेटिव वर्क कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिना वजह नहीं करवाया गया है, ये आपको एक और नई बात सिखाने के लिए बताया गया है। जब एक सिस्टम है, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम, इसके अंदर जितनी भी इंटरनल फोर्सेज है, जैसे मैंने इसको पूरे को सिस्टम माना था, तो अंदर की जितनी भी फोर्सेज होंगी, जितनी भी इंटरनल फोर्स, जैसे यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या हो गई थी, इंटरनल फोर्स हो गई थी एक तरह की, तो इंटरनल फोर्स का जो नेट वर्क डन आएगा वो कैसा होगा, ठीक है, इंटरनल फोर्स का वर्क डन आएगा 0, बशर्ते वो फोर्स क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए पहली चीज तो, ठीक है, क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सही है, इसको आगे मैं बोल दूंगा कि कंजर्वेटिव होनी चाहिए, आगे चल के बोलूंगा कंजर्वेटिव होनी चाहिए। ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है वो आगे का कंसेप्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन आप क्या कहेंगे, 0 होगा। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? अब आप ऑब्जेक्ट्स के मोशन को देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल बीच में से इधर से पकड़ा और इसको मैं आगे लेके जाने लगा, इसको बीच में से पकड़ा आगे लेके गया मैं, बोलो फोर्स कहां लगा, आगे, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ आगे, मैंने फोर्स लगाया था बिल्कुल सेंटर पे। अब मैं कह रहा हूं मैंने इसको फ्लोर पे रखा, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पे रखा, मैंने इस इधर ऐसे ऐसे करके फोर्स लगाया, ऐसे ऐसे करके फोर्स लगाया, समझ में आया ना, उंगली का मोशन दिख रहा है ना, मतलब मैंने टॉप लेयर पे फोर्स लगाया है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, रिजिड ठोस है ना ये, तो मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले सरफेस का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले सरफेस का होगा। लेकिन मैंने फोर्स तो ऊपर वाले पे लगाया था, नीचे वाले पे तो फोर्स ही नहीं लगाया मैंने, तो नीचे वाला कैसे चला, क्योंकि भैया जब मैंने ऊपर वाले को पुश किया आगे, तो यहां पे मैं कह सकता हूं इस मटेरियल की बहुत सारी लेयर्स है और उन लेयर्स के बीच में बहुत सारी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ना, और उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण जब मैंने ऊपर वाले को किया तो ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाले को पकड़ लिया, उस वाले ने और नीचे वाले को पकड़ लिया, उसने और नीचे वाले को पकड़ लिया, सब साथ साथ चलने लगे। बोलो नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स अभी भी क्या होगा, 0 होगा। सही है, कोई दिक्कत, बशर्ते वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होनी, कांस्टेंट मतलब कंजर्वेटिव, CONS आता है ना कांस्टेंट में, कंजर्वेटिव में भी CONS आएगा, तो मतलब कंजर्वेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? सही है, अच्छा अब मैं बता देता हूं, इनके बीच में यहां जो लेयर्स थी मटेरियल के बीच में, उन लेयर्स के बीच में जो फोर्स थी उसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स भी तो कह सकता हूं, क्योंकि भाई ऊपर वाली लेयर फिसल के जाना चाहती थी, नीचे वाली लेयर ने उसको जाने नहीं दिया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कहूंगा मैं तो, अब है ना, कौन सा फ्रिक्शन, स्लिपिंग तो हुई नहीं, फिसला नहीं ना, ये फिसला तो नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आ गया, जब स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है तब की बात कर रहा हूं, व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स, नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम इज 0।
वर्क डन बाय ए कांस्टेंट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, वहां पे भी क्या होगा, उनका वर्क डन जीरो होगा। सही है, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है ना। तो वर्क डन ऑन 6 kg ब्लॉक 12 जूल और वर्क डन ऑन 7 kg ब्लॉक -12, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको अब एक ट्रू फॉल्स टाइप की स्टेटमेंट देता हूं। ट्रू फॉल्स नीट में भी पूछी जा सकती है, इसी साल पूछी जा सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, ट्रू और फॉल्स। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। कितने लोग कहते हैं ट्रू? ट्रू वाला कोई नहीं है, सब कितने लोग कहते हैं फॉल्स? फॉल्स ही कह रहे हैं सब। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर तो पता ही है सबका जवाब सही है, तो क्या एक्सप्लेन करना है अब? क्या करना है? अरे भाई देखो, पहले एक क्वेश्चन क्या था, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ था, मैंने तो नीचे वाले को धक्का मारा था, ऊपर वाला साथ चला था। ऊपर वाला क्यों चला था? बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ने उसको आगे पुश किया, डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स आगे, तो वर्क डन कैसा हुआ था भाई? पॉजिटिव। यानी कि वर्क डन ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। जैसे ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स कहां लगा था? आगे। नीचे वाले ब्लॉक पे कहां लगा था? पीछे। और नीचे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे था, फ्रिक्शन फोर्स पीछे था। बताओ, नीचे वाले ब्लॉक पे वर्क डन क्या था? नेगेटिव। कितना नेगेटिव? जितना ऊपर वाले पे पॉजिटिव था उतना ही नीचे वाले पे नेगेटिव था। क्योंकि जब मैंने पूरा सिस्टम माना तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या बन गया? एक इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन क्या होगा? जीरो। अब इंटरनल फोर्सेस कौन सी जिनका जीरो होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जहां स्लिपिंग नहीं हो रही, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन एंड टेंशन। सही है, बेसिकली कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो चीजें बदल जाती, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन ओवरऑल जो वर्क करेगा वो नेगेटिव करेगा, ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव होगा। हो सकता है एक चीज पे पॉजिटिव कर दे, दूसरे पे नेगेटिव कर दे, लेकिन जो ओवरऑल जो आएगा ना काइनेटिक फ्रिक्शन का, वो क्या आएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ओके। चलो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ये। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये बात ध्यान रख लेंगे। देखो, कांस्टेंट में CONS आता है, कंजर्वेटिव में भी CONS आता है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट फोर्स है, मैंने आपको क्या बोला था? dW इज इक्वल टू F डॉट ds, याद आया? मैंने इंटीग्रेट कर दिया था, ये क्या बन गया था? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट ds। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो बताओ क्या ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगी? यस। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट चीजें हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर निकल ही जाती है, प्रॉपर्टी है, पहले पढ़ा हुआ बेसिक मैथमेटिक्स में। तो बोलिए, क्या ये फोर्स बाहर निकल जाएगी? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स वाला पढ़ रहे हैं ना। तो बोलिए वर्क डन इज इक्वल टू F बाहर, सही है, डॉट इंटीग्रल ds। अब ये क्या हो गया भाई? ये क्या चीज है? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब बड़ा बनाना होता है ना, जोड़ देना होता है ना चीजों को। छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ दिया, क्या बन गया? बड़ी डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बोलो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो बोलो वर्क डन क्या आ जाएगा? F वेक्टर डॉट S नेट वेक्टर। S नेट मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस। सही है, कोई दिक्कत है भाई? क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई पार्टिकल है जिसपे एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है और वो किसी भी पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो बोलो इस फोर्स का इस पे वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी। फोर्स तो कांस्टेंट है, और ये क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट। नहीं आई बात समझ? क्लियर हो गई ये बात? तो वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो F कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया
ds का इंटीग्रेशन, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहां पे डॉट लगेगा, ध्यान रहे, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तो सिर्फ x मान रहे हैं आप ये मत सोचना कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो सिर्फ x डायरेक्शन में होगी या सिर्फ y डायरेक्शन में होगी, ना ना ना, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में हो सकती है भाई। ऐसे भी तो जा सकता है ना ऑब्जेक्ट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट कैसे जा सकता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट x में भी हो गई, y में भी चेंज हो गया और z में भी चेंज हो गया, यस और नो। तो बोलिए यहां पे आप बेसिकली क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो, f वेक्टर डॉट आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। सही है, क्या बोला, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सही है, और उसका क्या लिया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ, जे को जे के साथ और के को के वाले के साथ, याद आ गया है ना। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट के दो तरीके थे, ए बी कॉस थीटा, और दूसरा क्या था, a1 a2 प्लस बी, मतलब a1 b1 प्लस सही है ना, याद आ गई वैल्यू यार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करवाऊं बस, फिर आज के लिए इतना कर लेंगे, बाकी फिर कल करते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या कौन है भाई, कौन परेशान कर रहा है इसको, एफ फोर्स लग रही है इस पे, ठीक है। एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, क्या बोला, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये सर्कुलर पाथ पे, गोल गोल रास्ते पे चल रहा है। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स द सर्कल। वर्क डन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, सोच समझ के बताना। बोलो क्या बोला, कैसी फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स बोल देता है या सिर्फ कंजर्वेटिव बोलता, बात एक ही है, कांस्टेंट फोर्स है ना। तो बोलो वर्क डन क्या होने वाला है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब ये वापस घूम के आ गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये जीरो, तो वर्क कितना, सही है, क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल है। अभी देखिए क्वेश्चन अगला, ए पार्टिकल इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, अरे ध्यान से सोचना। अच्छा इसी क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूं एक बार और, डिस्प्लेसमेंट जब ये पूरा चक्कर लगाता है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, जीरो, तो वर्क डन कितना होता है, जीरो। ओके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब ये पार्टिकल या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आधा सर्कल कंप्लीट करता है, ठीक है, इसकी रेडियस गिवन है आपको r, और ये जो पार्टिकल है जब ये यहां से यहां चला जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है आधा चक्कर करवाने में फोर्स का वर्क डन कितना है, F इंटू 2r। देखिए भाई ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ है ना। तो ये क्या हो गया, बोलो भाई, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया है, रेडियस r थी, तो बोलो ये डायमीटर हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। अब वर्क निकालने के लिए क्या करना था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो कौन से डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बोलो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2r है, F इंटू 2r इसका आंसर हो जाएगा। सही है, सोच के देखना, पार्टिकल यहां था xi, मतलब इनिशियल पोजीशन ये थी, और xf फाइनल पोजीशन ये थी। अब बताओ फोर्स अभी भी उधर लग रही है और पार्टिकल इधर से इधर आ गया, अब बताओ वर्क डन कितना होगा, F डॉट 2r माइनस का, क्यों भाई, क्योंकि फोर्स तो इधर लग रही है, जब ये पार्टिकल इधर से इधर आ गया मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, ऐसे हो गई, नहीं हुई क्या, हो गई, बोलिए xi xf, डन, कोई दिक्कत, डिस्प्लेसमेंट माइनस 2r। यानी कि जब कांस्टेंट फोर्स लगती है तो ये फोर्स तो हमेशा इधर लगती रहती है, कांस्टेंट है भाई, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी, बोलो ये हमेशा इधर लगती रहेगी। जब ये यहां से यहां जा रही है तो बोलो F इंटू 2r पॉजिटिव वर्क कर देती है इधर जाने में, और जब ये इधर से इधर आता है तो बोलो माइनस F इंटू 2r वर्क कर देता है वापस आने में, तो नेट कितना हो जाता है, जीरो। नहीं आई बात, इधर जाने में पॉजिटिव वर्क, इधर आने में नेगेटिव, नेट जीरो कर देता है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ए पार्टिकल इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, क्या किया जा रहा है, एक पार्टिकल को घुमाया जा रहा है
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में यूजिंग ए स्ट्रिंग टाइड टू द पार्टिकल, किसकी मदद से? एक स्ट्रिंग जो पार्टिकल से बंधी हुई है, मतलब एक बॉल है, ठीक है, मैंने उसको रस्सी बांधी हुई है और मैं उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। फाइंड आउट द वर्क डन बाय टी व्हाइल द पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कल। मैं घुमा रहा हूं उसको, जब उस पार्टिकल ने एक चक्कर पूरा लगा दिया तो वर्क डन कितना होगा? योर आंसर इज करेक्ट, बट आई विल गेट बैक टू योर आंसर। जब उसने आधा चक्कर लगाया है तब वर्क डन कितना है? टेंशन टी है, टी इंटू, कितने लोग मानते हैं कि टी इंटू 2r होगा? अरे भाई पार्टिकल था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है उसको, ठीक है, ठीक है, पार्टिकल है यहां पे, घुमाया जा रहा है, टेंशन इधर लग रही है, यस और नो? ये पार्टिकल पूरा चक्कर काट के आता है तो वर्क डन इज 0, बिल्कुल सही बात है। जब ये पार्टिकल यहां से यहां चला जाता है तो वर्क डन इज और कौन कौन कह रहा है 0? 1 2 3 4 5, ओके, क्यों कह रहे हैं 0? अंजू, प्रियांशु, यहां से यहां जाने में वर्क डन 0 कैसे हुआ? हिमेश, हाँ, बिकॉज देखो ये पार्टिकल की मूवमेंट कहां हुई है? इधर, बोलो, इस पार्टिकल की छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई है ना, और फोर्स इसके परपेंडिकुलर है। जब ये पार्टिकल यहां चला जाएगा तो फोर्स इधर लग रही होगी, यस और नो? है ना, बोलो, अभी भी इसकी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ये पार्टिकल यहां आया, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स अभी भी परपेंडिकुलर है। ये पार्टिकल यहां आया, अभी भी फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पे वर्क डन 0 0 0 0 0 0, सबका वर्क डन 0 है ना, हर एक छोटे छोटे पॉइंट का, तो बोलो नेट वर्क डन क्या आएगा? 0। इसलिए पूरे पाथ पे भी क्या आएगा? 0। यहां पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बड़ा मतलब नेट फोर्स इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या है यहाँ पे? हर छोटा छोटा वर्क डन 0 है, बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहां पे क्या है? वर्क डन 0 है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है फाइंड वर्क डन बाय टी व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ सर्कल। दोनों पूरा सर्कल करे चाहे आधा सर्कल करे, बोलो वर्क डन कितना आएगा? हमेशा 0, और यहां पे भी कितना आएगा? 0, ठीक है ना। क्यों भाई? क्योंकि टेंशन यानी कि जो फोर्स है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। नहीं आई बात समझ? फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन हम कल करते हैं, यहां तक आप लोग सब पढ़ के आएंगे। कितनी देर की हो गई? 48।